आज का जो कंप्लीट वीडियो होगा वो वीडियो आपको होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। देखिए कल के वीडियो में मैंने एक लाइन आपको बताया था, तो वो लाइन एनसीईआरटी से जरूर वेरी करता है। हमने किसके बारे में बताया था? लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम फाउंड इन ओनली एनिमल सेल मैंने कल बताया था। मैं अभी भी वही चीज बता रहा हूं, लेकिन लाइसोसोम की तरह ही स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लांट सेल में। कुछ ऑथर्स उसको वैक्यूल बोलते हैं, कुछ ऑथर्स उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, कुछ ऑथर्स उसको ये स्फेरोसोम भी बोलते हैं। और कहता है कि प्लांट सेल में जो लाइसोसोम होता है बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर में, बहुत ही कम, ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसमें रहती नहीं है, यानी कि उसमें उतना डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता जितना इसमें रहता है। तो कहता है कि ये कंट्रोवर्शियल चीज है। आप विकिपीडिया पे देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये जो लाइसोसोम है वो जनरली एनिमल सेल में ही पाया जाता है। बट एनसीईआरटी अगर दिया हुआ है कि नहीं लाइसोसोम उसमें है, डायग्राम में दिया हुआ है सेल बायोलॉजी चैप्टर में, आपको मानना है कि नहीं पाया जाता है ऑल्सो इन एनिमल सेल। विकिपीडिया कुछ काम नहीं करता है। नीट यूजी का जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर जो बेस्ट होता है वो सिर्फ एनसीईआरटी पे होता है, ठीक है। तो उससे आगे अगर हम चलते हैं आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दें, ये इसका इंट्रोडक्शन बता दें कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इसका शेप सिलिंड्रिकल होता है। इसका शेप क्या होता है? सिलिंड्रिकल। डबल मेम्ब्रेनस है, सिलिंड्रिकल है। कहा जाता है एक टर्म बड़ा यूनिक टर्म लगा होता है इसके शेप के बारे में, सॉसेज। सॉसेज का मतलब होता है कि कोई भी मटन का पूरा पैकेजिंग जो होता है, मटन का जो पूरा पैक किया हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सॉसेज सेट, ठीक है। SAUSAGE, सॉसेज सेट, ये दिमाग में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलिंड्रिकल सॉसेज सेट स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनी सेल। ओके, एनी सेल का मतलब यूकैरियोटिक सेल। ये एल्गल सेल में भी पाया जाएगा, फंगल सेल में भी पाया जाएगा, जनरल प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, जनरल एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। ये कहां नहीं पाया जाएगा? डबल मेम्ब्रेनस है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब देखिए, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली आप नॉर्मल तरीके से माइक्रोस्कोप से आप विजुलाइज नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया को विजुलाइज करने के लिए आपको स्टेनिंग करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर स्टेन्स यूज करना पड़ेगा। जानते हैं वो प्रॉपर स्टेन क्या है? उसका नाम है जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी। उससे आप क्या कीजिएगा? उससे स्टेन कीजिएगा और तब जाके, ठीक है, उसको आप देखिएगा। स्टेन करने के बाद आप देखिएगा, तब वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे माइक्रोस्कोप का नाम आप बता सकते हैं? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसा माइक्रोस्कोपिक टेक्निक जिसमें स्टेनिंग के बाद आप किसी सेल ऑर्गेनल को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोप आप बताइएगा, उसकी डिस्कवरी का नाम भी बताइएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आइए और ये देखिए कि एकदम स्पेसिफिक, इसको आपको याद रखना है, जेनस ग्रीन बी। इसको याद रखना है, जेनस ग्रीन बी इज द प्रॉपर पार्टिकुलर स्टेन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहां पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन में डाल रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन वीडियो का यह है कि डीएनए को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन, डीएनए को स्टेनिंग करने के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, कौन सा डाई यूज करते हैं, ये आपको बताना है। और क्रोमोसोम को स्टेनिंग करने के लिए कौन सा डाई यूज करते हैं। तो जेनस ग्रीन बी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने बता दिया, बट आपको बताना है डीएनए और आपको बताना है क्रोमोसोम के लिए प्रॉपर स्टेन का नाम, प्रॉपर डाई का नाम। क्लियर है? आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो सुनते हैं ना, ये नाम देने वाला एक साइंटिस्ट जो था, वो सिंपली उन्होंने नाम सिर्फ दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। नेम माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय बेंडर, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी बेंडर ने नहीं किया।
माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स में डिस्कवर किया गया था। और आप जानते हैं कि मसल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलॉजी। तो सार्कोलॉजी इसीलिए मसल्स के अंदर, ठीक है, पाए जाने वाले, यानी कि इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है, उनके सेल के अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल था उसको सार्कोसोम बोला गया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी के टाइम में नाम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी के टाइम में नाम क्या था? इसका नाम था सार्कोसोम। क्या नाम था? सार्कोसोम। इसका नाम था सार्कोसोम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, ओके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the endoplasmic reticulum of muscle cell. Sarcoplasm is the cytoplasm of muscle cell. उसी तरह ये ले लीजिए, sarcosome is the mitochondria of muscle cell. क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये सार्कोसोम जिसने दिया था उसका नाम था कॉलिकर। क्या नाम था? कॉलिकर। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी के टाइम में नाम था सार्कोसोम, टर्म वाज गिवन बाय कॉलिकर, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। But mitochondria name was given by बेंडा। जानते हैं एक और साइंटिस्ट का नाम यहां पे लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को उसने बायोप्लास्ट बोला। ये क्वेश्चन भी आता है, क्या बोला उसने? बायोप्लास्ट बोला। किसने बायोप्लास्ट बोला? एल्टमैन ने, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं फिर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, एल्टमैन ने और क्या क्या डिस्कवरी किया या कौन सा टर्म दिया एल्टमैन ने? बस हिंट दे रहा हूं, वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। यानी कि एल्टमैन और किस टर्म को दिया, दुनिया के सामने किस टर्म को लाया, ये आपको बताना है। आज की वीडियो का चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखिए। ये जब हम जान गए कि अच्छा इसका एक और नाम है कॉन्ड्रियोसोम, यानी कि नाम है सार्कोसोम एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद बायोप्लास्ट एल्टमैन ने दिया, उसके बाद ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने दिया, कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है। ये जनरल नेम है इसका। क्लियर है पॉइंट? बायोलॉजिकल नेम है, क्लियर। ये किसी साइंटिस्ट के ऑथेंटिसिटी में नहीं जाता। अब कहता है कि इसका जो है ना शेप, साइज, नंबर सब वेरी करता है सेल टू सेल, ठीक है। नंबर आप अगर देखिएगा, क्लोरेला आपका क्या है? ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्लोरेला एक प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी है, आपने पढ़ा होगा। क्लोरेला का स्पेस रिसर्च में भी यूज किया जाता है, फोटोसिंथेटिक रिसर्च में भी यूज किया जाता है। क्लोरेला सिंगल सेल एल्गी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी सिंगल होता है, याद रखना है। ईस्ट में, ठीक है, जो ईस्ट सेल है यानी कि एम एरोबिक यूनिसेलुलर फंगस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10 से कम होती है। अलग अलग स्पीसीज में ईस्ट के अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग वैरी करता है, बट 10 से कम होता है। कहता है आपके लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 500 होती है। जो आपका किडनी सेल है उसमें 300 से 400 होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उसके एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी सेल का जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जितना मेटाबॉलिक कैपेसिटी होगा, जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, जितना वर्क डन होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ज्यादा होगी। जहां जितनी जरूरत उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी के रूप में, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नंबर वेरी करता है। क्लियर है पॉइंट? इनका नंबर उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो नंबर से रिलेटेड आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन थी, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हमने बताया, ये डिस्कवरी भी एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको अलग बताया, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। अब मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उसके बारे में यह कहा जाता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको नीट में आना ही आना है। मैं 5 चीजें बोलने जा रहा हूं, तो 5 यूनिक चीजें बोलने जा रहा हूं। इसमें 5 में से एक क्वेश्चन आपको नीट में आने की 100% गारंटी होती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को
कहा जाता है प्रोकैरियोटिक इन नेचर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक इन नेचर। यही दोनों सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरे रूपों में ओरिजिन हो चुके थे। अब आप प्रोकैरियोटिक जो सेल वाला जो मेरा लेक्चर है वीडियो, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको याद आ जाएगा या याद ही होगा, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि मीजोजोम्स is the analogous structure of mitochondria and chromatophore is the analogous structure of chloroplast, यानी chloroplast और mitochondria both are originated in prokaryotic cell in the form of mesosomes and chloroplast respectively, hence both are known as prokaryotic in nature. Clear point? अब आइए फिर से, क्या आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होता था, 70S राइबोसोम। अब आपको आश्चर्य लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, ठीक है, सिंगल सर्कुलर बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है विद 70S राइबोसोम विद फ्यू आरएनए। इसीलिए ये अपना, अच्छा इनके पास अपना राइबोसोम होता है, तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम, अपना सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कुछ आरएनए, इसलिए ये अपना प्रोटीन बना सकता है। यही हाल होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ कैन फॉर्म इट्स ओन प्रोटीन, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी। मैंने नोट्स में आपको पॉइंट लिख दिया है, आप इसको डिटेल लिख सकते हैं जब नोट आप बनाएंगे। तो नोट को देख के जब नोट बनाएंगे तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। मैंने भी बहुत एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा गया है इस टॉपिक में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो बताइए पहला क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक नेचर, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया यानी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर यानी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ठीक है, जो अपना फंक्शन खुद करे, न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट ना हो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा बैक में जाइए, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस तो बोलते ही हैं, ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। यानी कि अब आपको यहां पे एक क्वेश्चन और है कि फर्स्ट यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होता है, ठीक है। यहां पे मैं पांचवा छठा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होता है, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन होता है, यानी कि अगर सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट तो कोई होता होगा, चाहे क्लोरोप्लास्ट होता होगा, चाहे न्यूक्लियस होता होगा, देख लीजिएगा। इसका जवाब आपको वीडियो के, ठीक है, मतलब वीडियो देखने के बाद आपको देना है, ठीक है। तो ये जो 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है, फिर से याद रखिए, प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्यों सेमी ऑटोनोमस बॉडी, समझ रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस बॉडी इसलिए कि इसके पास अपना राइबोसोम है, अपना, ठीक है, डीएनए है, अपना आरएनए है, सब कुछ है। और राइबोसोम कैसा है, 70S, क्या है, 70S। क्लियर है पॉइंट, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इतने में से आपको एक क्वेश्चन आना है, बट इसमें और भी, इसमें 1-2 पॉइंट और है जो आगे आपको क्लियर अभी करेंगे। अब आइए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अगर देखिएगा तो उसका ये स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखते होंगे, इसमें भी नई इंफॉर्मेशन अभी आपको मिलेगी, जो उसमें बताए 5 पॉइंट, उसमें 1-2 पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन सिंपल सा, अंदर का इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन जरा देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जगह है, दोनों के बीच में कंपार्टमेंट है, और एक इसका ये कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो कहता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों में यहां जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो बता रहे थे नीट में कुछ क्वेश्चन फिक्स है तो ये यहां से आएगा। आउटर मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। क्लियर? बट इनर मेम्ब्रेन केमिकली डिफरेंट टू आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में 80% लिपिड होगा, 80% प्रोटीन होगा, ठीक है, और 20% लिपिड होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि उसमें कितना 60-40, इसमें कितना 80-20, और उस 20% का भी 20% एक लिपिड डेरिवेटिव भी होता है जो एक्चुअल में होता है फॉस्फोलिपिड, उसका नाम है कार्डियोलिपिन्स। क्या नाम है? कार्डियोलिपिन्स। तो आप कार्डियोलिपिन्स के बारे में इतना जानिए कि इसको सबसे पहले एनिमल के हार्ट में डिस्कवरी किया गया था, इसलिए इस केमिकल का नाम है कार्डियोलिपिन्स। और ये कार्डियोलिपिन्स जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है केमिकली। तो कार्डियोलिपिन्स के बारे में मैंने आपको बैक पेज में, जब आप सेकेंड पेज आप जब नोट करेंगे तो उसमें लिख दिए हैं कि एनिमल हार्ट में पहले डिस्कवरी किया गया है, बट वहां पे ये मैंने नहीं लिखा ये फॉस्फोलिपिड होता है। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा, फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। यानी कि ये टोटल लिपिड का 20% पार्ट होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आइए इनर मेम्ब्रेन के बारे में जानिए। ये इनर मेम्ब्रेन देखिए जगह जगह पे क्या है, इनफोल्डेड है, जगह जगह पे इनफोल्डिंग कर चुका है, ठीक है। तो देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज फुल ऑफ इंजाइम, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज फुल ऑफ इंजाइम फॉर विच रिएक्शन? तो मैं यहां पे आपको आराम से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जब रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट रिस्पायरेशन पढ़े या एनिमल रिस्पायरेशन पढ़े, उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसका नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या नाम है? सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। ये दोनों में कॉमन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों में कॉमन होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और रिस्पायरेशन का मेन पार्ट यही है, इंटरनल रिस्पायरेशन इसी को बोलते हैं। अब इसमें मेन पार्ट क्यों सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन के मेन 4 पार्ट है, आपने सुना होगा नाम, इसलिए मैं इसका कोडिंग लिख रहा हूं, ठीक है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये 4 के मिलने से बनता है क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से 4 में से 3 फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, और तीनों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तीनों कंप्लीटली एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट होता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये आप क्या देखें? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, ये स्मूथ होता है, ये इसमें कहीं पे फोल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जगह जगह पे इनफोल्डिंग होती है, यानी मैट्रिक्स की तरफ उसकी इनफोल्डिंग होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिस्टी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर, इस क्रिस्टी के ऊपर आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम आपको रटना है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिखता हूं, मैं कई नाम आपको अभी लिखूंगा। इसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, F0F1 पार्टिकल। कहीं कहीं अगर F1 पार्टिकल भी सिर्फ लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं F0F1 पार्टिकल। इसी का नाम है पार्टिकल ऑफ फर्नांडिस, पार्टिकल ऑफ फर्नांडिस, फर्नांडिस, ठीक है। इसी का नाम है, इसी का नाम है पार्टिकल ऑफ मोरन, पार्टिकल ऑफ मोरन, ठीक है। इसी का नाम है ऑक्सीजोम। क्या नाम है?
ऑक्सीजोम, इसी का नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस नाम को आप एक को भी छोड़ना नहीं है। ये नाम ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है और एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ नाम हैं। तो बताइए क्रिस्टी के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो टीनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो पार्टिकल की तरह पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, उसको बोलते हैं, ठीक है, फर्नांडिस पार्टिकल, उसको बोलते हैं मॉरन पार्टिकल, उसको बोलते हैं ऑक्सीजोम, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। याद रखना आपको, ये पांचों नाम भूलना नहीं है। ठीक है, ये पांचों नाम एक ही है। F0 F1 पार्टिकल कहां पे होता है? क्रिस्टी पे। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है स्टॉक और एक होता है हेड। क्लियर है? और इसके हेड में इंजाइम रखा होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज व्हिच इज द एक्चुअल इंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखिए उसी को, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये इसी स्ट्रक्चर को हमने सेक्शन काट के यहां पे दिखाया है, इसी का डिटेल व्यू यहां पे दिखाया है। ये जो देख रहे हैं आप, पूरा डिटेल व्यू है। देखिए यहां पे क्या है, ये हमारा क्या है, वही आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला दिखाया है। ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए ऐसे फोल्डिंग, ये दिखाया, ऐसे फोल्डिंग दिखाया। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, बीच वाला आपको दिमाग में आ ही गया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, या इनर चेंबर। ठीक है, और ये देखिए ये फिर क्या हो गया, ये तो वही है। ठीक है, ये ऑक्सीजोम पार्टिकल्स है। ठीक है, जिसका हमने 5 नाम बताया है। और ये देखिए ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ये जो मैट्रिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसका 2 फेस है। ये फेस, ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ है, नॉर्मल साइटोप्लाज्म की तरफ, इसको बोलते हैं साइटोसोल फेस। नोट में लिखा हुआ है साइटोसोल फेस या साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? और ये फेस देखिए, ये फेस किधर है? अंदर की ओर है, यानी कि ये अंदर की ओर है और मैट्रिक्स की तरफ है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। दिमाग में रखना है। और ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो ही गया। क्लियर है? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मैट्रिक्स का, ठीक है, लिक्विड यानी मैट्रिक्स वाला पार्ट है। ये मैट्रिक्स के पार्ट में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल का एक और नाम है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल ध्यान दीजिएगा, मैं इस पर फिर अभी इस पर टाइम दूंगा आपको। एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। दूसरा लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इसमें लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस का भी एंजाइम होता है और इसमें क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का भी एंजाइम होता है। किसमें? मैट्रिक्स में। इनर मेम्ब्रेन पे किसका होता था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और आउटर मेम्ब्रेन के पास किसका एंजाइम होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का, यानी आइए फिर से, इस सेलुलर डिस्पायरेशन के कितने पार्ट? 4 पार्ट। कौन कौन? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसको ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इसको होना ही होना है, यानी कि ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं है। इसलिए ये कॉमन पाथवे है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज ये है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन रिस्पायरेशन में आपको मिलेगा। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, यानी पहला पार्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं है, ये टोटली होता है साइटोप्लाज्म में और ये कॉमन है, कॉमन पाथवे बिटवीन, ठीक है, क्या बोलिएगा, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का कॉमन पाथवे है। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का कॉमन पाथवे है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन का कॉमन पाथवे है। क्लियर है पॉइंट? तो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कुछ लाइट का प्रॉब्लम था तो बीच में मैं रुक गया था। देखो अब देखो, इसमें ये जो मैं बता रहा था, ये पूरा जो डायग्राम में जो मैं बता रहा था, ठीक है,
ये देखिए कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के जो 4 पार्ट हैं, उसमें ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और वो कॉमन पाथवे है किसका? एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों का। तो कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों का कॉमन पाथवे क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों का रिलेशन किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से है। किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तीनों का रिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया से है। क्लियर है पॉइंट? और ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। ये ओडी ओएम याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम किस में होंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे एंजाइम कहां होंगे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है पॉइंट? ये चारों प्रोसेस होने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ठीक है क्या होता है? कहता है कि 38 एटीपी बनते हैं। क्लियर है पॉइंट? कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ये चारों के होने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या बनते हैं? 38 एटीपी, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ठीक है, वो इस पे डिपेंड नहीं। क्रेब्स साइकिल का एक और नाम लिखा मिलेगा नोट्स में, उसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 कार्बन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है, और उसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा नाम टीसीए साइकिल। क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए उसमें हो सकता है लाइट पड़ा हो, तो देखिए उसमें बता रहे हैं कि ये सब जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है लिखा हुआ, ये किसका दूसरा नाम है? ये नाम है किसका? कहता है कि F0F1 पार्टिकल का। ठीक है, F0F1 पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ फर्नांडिस, पार्टिकल ऑफ मैरन, ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, ये उसी का नाम है। और ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको उसी से रिलेटेड बताया सब कुछ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक पूरा का पूरा हमने बताया सब कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने जो छोड़ा है, ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा बताना है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया आपको लगेगा कि नॉर्मल टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्वेश्चन की बहुत ही वैरायटी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। क्लियर है पॉइंट? तो सब क्वेश्चन को मतलब वीडियो देखने के बाद जस्ट आप रिप्लाई करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में जितने पॉइंट्स आपको लिखे हुए एक्स्ट्रा, वो सारे पॉइंट्स को नोट करने हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये दिमाग में रखना है पूरी तरह। और ये जो आप देख रहे हैं, यहां से हमने जो मैट्रिक्स के बारे में बताया, मैट्रिक्स रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने का मन कर रहा है, लेकिन वो मैं बता देता हूं खुद, वो आप नहीं बता पाएंगे, हो सकता है उसके लिए आपको पढ़ना पड़े। यहां पे एक और क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया से, all enzymes of Krebs cycle are present in matrix of mitochondria. ठीक है, एक्सेप्ट 1। ठीक है, कहते हैं एक्सेप्ट 1, एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, या मतलब आप कह सकते हो, ठीक है, कि एक एंजाइम ऐसा है जो मतलब होना चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो पाया जाता है क्रेब्स साइकिल। वो भी क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। उसका नाम मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप नाम जवाब दे पाए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है उसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम था, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सारे के सारे पाए जाते हैं क्रेब्स साइकिल, बट ये पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है पॉइंट? चलिए, थैंक यू सो मच।